लास्ट हमने स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के मैकेनिज्म्स पर बात की थी पोटेशियम आयन थ्योरी को लेकर, जो ओपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और हमने कहा था उस दौरान मूवमेंट होता है पोटेशियम आयन का सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल की तरफ, और एच आयन निकलकर बाहर आते हैं गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल की तरफ। इस दौरान मान लीजिए अगर ये सेल वॉल है ऑफ सब्सिडियरी सेल, और ये सेल वॉल है गार्ड सेल का, भीतर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों ओर। जब यहाँ मूवमेंट होगा और यहाँ से एच आयन गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल की तरफ जाते हैं, तो इस मूवमेंट में एटीपी खर्च होता है। एच आयन्स का जो एग्जिट है उसमें एटीपी विल बी कंज्यूम्ड। एट द सेम टाइम इसी पंप की एनर्जी का यूज करते हुए के आयन्स बाहर निकल जाते हैं, यानी एच आयन का मूवमेंट एक्टिव और के आयन्स का मूवमेंट पैसिव होगा। ये एक तरीका है, ये एक मेथड है इस मूवमेंट का। एक तरीका और है, उस तरीके में एच आयन्स का बाहर जाना, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि एटीपी कंज्यूम करता है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं ये एक एंटीपोड मेथड की तरह। हमने एंटीपोड पढ़ा, दो भिन्न दिशाओं में समान समय पर साथ मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ ये यूनिपोड की तरह जाएगा अकेला, किसी अन्य कैरियर के थ्रू। के आयन्स अंदर मूव करेंगे और ये मूवमेंट भी एटीपी खर्च करके होगा। लेकिन जब ऐसा होता है तो पैरेलली क्लोराइड आयन का मूवमेंट भी भीतर की ओर देखा गया। यानी वास्तव में आयन एक्सचेंज के दो तरीके हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। दोनों तरीकों में एक बात कॉमन है कि एच आयन का मूवमेंट हमेशा एक्टिव होगा गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल की ओर, लेकिन के आयन्स का मूवमेंट पैसिव भी हो सकता है लाइक इन फर्स्ट मेथड, और वो एक्टिव भी हो सकता है एज द सेकंड मेथड। कुल मिलाकर आयन एक्सचेंज एक्टिव मेथड होगा मूवमेंट का जब ओपनिंग का समय आता है। अब हम क्लोजिंग मैकेनिज्म पर बात करते हैं। और ये कार्य रात की प्रक्रिया के कारण होता है जो गार्ड सेल में होगी। हमने ओपनिंग में डे टाइम में ऐसा पढ़ा है कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, डिक्रीज होता है, और हमने रीजन ये पढ़ा कि डे टाइम में वो CO2 PEP कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम फिक्स कर देता है, इस वजह से CO2 रिड्यूस होती है। यहाँ पर CO2 का लेवल बढ़ेगा, इस वजह से pH डिक्रीज करता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बनेगा और एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। ऐसे में
ऑस्मोटिक प्रेशर भी डाउन होता है। ये तीनों इवेंट ओपनिंग टाइम में ऑपोजिट बिहेवियर दिखा रहे हैं। अंडरस्टूड है? जो वहां हमने एक एंजाइम पढ़ा पेप्को या पीईपी कार्बोक्सिलेज, वो एंजाइम असल में ब्लू लाइट एक्टिवेटेड होता है। लेकिन रात में ब्लू लाइट अवेलेबल नहीं होगी नाइट में। इस वजह से पेप्को इनएक्टिवेट हो जाता है और इस वजह से CO2 फिक्स नहीं हो पाती। इस वजह से ऐसा होगा तो पोटेशियम मैलेट का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इन कंडीशंस में एक हार्मोन एक्टिवेट होगा, एब्सिसिक एसिड। हमने देखा कि डे टाइम कंडीशन में आयंस का एक्सचेंज चल रहा है। H आयन गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल की तरफ जा रहा है और वहां से पोटेशियम आयन गार्ड सेल के भीतर की ओर आ रहे हैं। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? गार्ड सेल की परमिएबिलिटी को चेंज कर देता है पोटेशियम आयंस के लिए। कैसे? H आयंस गार्ड सेल से बाहर की ओर आते रहेंगे, लेकिन K आयन का भीतर जाने का जो मूवमेंट है उसे ये बंद कर देगा। इस वजह से पोटेशियम मैलेट नाम का जो कंपाउंड बना था, उस कंपाउंड की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाती है। और हमने वहां पढ़ा कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाने का काम पोटेशियम मैलेट करता है। जब यही नहीं होगा तो अंडरस्टूड है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन होता चला जाएगा। इस वजह से एक्स ऑस्मोसिस होगा, जल बाहर निकलेगा। जब जल बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगी, श्लथ हो जाती है और इस वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। इसीलिए क्लोजिंग कॉन्सेप्ट को हार्मोनल रेगुलेशन मेथड कहा गया, क्योंकि एब्सिसिक एसिड नाम का हार्मोन उसे कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट इज कॉल्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा और व्हाट इज कॉल्ड द स्टोमेटल मूवमेंट। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पर बात करते हैं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, तीन बातें हमें खास तौर से समझ आ चुकी हैं अब तक। CO2 का कंसंट्रेशन, pH और ऑस्मोटिक प्रेशर। कहाँ? गार्ड सेल में। हमने पढ़ लिया है कि ओपनिंग टाइम में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और क्लोजिंग टाइम में बढ़ेगा। pH बढ़ेगा ओपनिंग टाइम में और क्लोजिंग टाइम में घटेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ओपनिंग टाइम में बढ़ेगा और क्लोजिंग टाइम में घटेगा। ये तीन फैक्टर हम पढ़ चुके हैं। आगे और बात करें, किसी स्टोमेटा को या किसी खेत में या किसी जगह पर अगर हमें किसी प्लांट में स्टोमेटल क्लोजर को इंड्यूस करना है ताकि ट्रांसपायरेशन की रेट को कंट्रोल किया जा सके, तो CO2 का स्प्रे किया जाना एक कॉमन मेथड है। लेकिन होगा क्या, इससे जब हम CO2 स्प्रे करेंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो इस कारण फिर गैस एक्सचेंज पर इम्पैक्ट आएगा। तो ये खर्चीली विधि है
और साथ ही साथ इसे कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि ओपन एनवायरनमेंट में CO2 स्प्रे करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, पहला चीज़। दूसरी बात, अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया तो फिर गैस एक्सचेंज कैसे होगा। चौथा फैक्टर, अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी हाई है तो क्या होगा, पत्ती की सरफेस के आसपास ड्राइनेस कम होगी या ह्यूमिडिटी हाई होगी, यानी वातावरण की वाटर डिमांड कम होगी क्योंकि ह्यूमिडिटी का लेवल हाई है। ऐसे केस में ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कहूं कि अगर वेपर प्रेशर डेफिसिट अगर फ्लक्चुएटिंग है, जैसे हमने डीपीडी पर बात की है कि डीपीडी के केस में वाटर का मूवमेंट लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है। यहाँ सिर्फ हमने एक वर्ड चेंज किया, डिफ्यूजन की जगह वेपर वर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि पानी का लॉस यहाँ पर वेपर की फॉर्म में है। अगर वेपर्स बाहर एनवायरनमेंट में कम है, ठीक, यानी ड्राइनेस ज़्यादा है, या मैं कह दूँ कि वेपर्स अगर बाहर एनवायरनमेंट में कम है, इसका मतलब है कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है। यानी अगर डीपीडी हाई है, ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि डेफिसिट हाई है, यानी वेपर्स की बाहर अगर कमी ज़्यादा है तो ऐसे केस में एनवायरनमेंट की डिमांड ज़्यादा होगी और ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ती चली जाएगी। अन्य फैक्टर्स पर हम नेक्स्ट आर्डर पर बात करते हैं। थैंक यू।